नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। पिछले 13 जून से अगर देखें तो दो देशों के बीच में जो लड़ाई है वो काफी बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि जो हमारी मीडिया है वो ये तक दावा कर रही है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। खैर, ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये लड़ाई हो क्यों रही है पहले तो इस पर देखेंगे। तो ये लड़ाई जो है ये 13 जून को शुरू हुई। आज लगभग 5 दिन हो चुके, 6 दिन, 18 तारीख है, 5 दिन हो चुके हैं। 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो है इजराइल ने हमला किया, जिसमें उसको तबाह करने की कोशिश की गई। तबाह हुआ है या नहीं हुआ है ये भी अभी पता नहीं है, क्योंकि कुछ तो ये दावा किया, कुछ जो न्यूज एजेंसीज हैं, इवन ईरान की भी कुछ न्यूज एजेंसीज जो हैं वो ईरान की हैं या नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो लगभग जमीन के अंदर 50 से 100 फीट नीचे बनाए गए हैं, जहां तक बम का जाना मुश्किल है। इजराइल ने केवल न्यूक्लियर प्लांट पर ही अटैक नहीं किया, इसके अलावा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर भी अटैक किया, उनके कुछ टॉप लीडर्स को भी मार दिया। यहाँ तक कि कुछ जो आर्मी के हेड थे उनको भी मार दिया। अगर हम 2 साल पीछे जाते हैं तो ऐसे ही आपने देखा होगा, हिजबुल्ला, हूथी और हमास के टॉप लीडरशिप को भी इजराइल ने मारा था। इसके बाद कुछ पलटवार भी हुआ था, इस बार भी वही हुआ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लगभग 270 से ज्यादा ड्रोन हमले ईरान के द्वारा इजराइल पे पलटवार के रूप में किए गए और 200 से ज्यादा मिसाइलें भी दागी गई। इसकी देखिए, ये दुनिया जो है ये बड़ी छोटी है अगर इसको समझा जाए। बेंजामिन नेतन्याहू को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि वो इलेक्शन या चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि इजराइल की जनता में उनको लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी चल रहा था। वो आपस में संतुष्ट भी नहीं थे और उनका कुर्सी जाने का भी खतरा था, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू जो है परेशान थे। 2025 जनवरी की बात कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग थी, उसमें कुछ चर्चा होती है और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो ईरान पर हमले के सख्त खिलाफ थे या नहीं थे। न्यूज रिपोर्ट्स उस वक्त की तो यही दावा कर रही थी वो खिलाफ थे। इसके बाद भी जो है इजराइल ने जो है 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया। जब सारी चीजें पूछी गई तो यही दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भी चाहता है और इजराइल भी चाहता है कि वो परमाणु संपन्न देश ना बने, न्यूक्लियर उसके पास ना हो। खैर, ईरान ने कई बार कहा कि ये जो है हम बिजली के लिए यूज कर रहे हैं, ये हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका यूज नहीं कर रहे हैं। 2-3 शब्द जो कि काफी ज्यादा फेमस है, एक तो है न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस होता क्या है, एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा दें कि अगर न्यूक्लियर डिटरेंस, मान लो यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिटरेंस है, मतलब पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो। दुनिया कभी नहीं चाहेगी हिंदुस्तान और चाइना के बीच में युद्ध हो। अगर हम उन अरब देशों में देखें जहां पे इजराइल बसा हुआ है, वहां पे इजराइल अकेला है जिसके पास न्यूक्लियर, जो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर संपन्न कंट्री है। इसलिए वो अभी जो है न्यूक्लियर डिटरेंस की जद में नहीं आता है। लेकिन अगर ईरान के पास
न्यूक्लियर हो जाएगा तो फिर इजराइल जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस की जद में आ जाएगा और फिर दुनिया बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो युद्ध करे किसी देश के साथ, क्योंकि अगर परमाणु संपन्न देश हैं और अगर वो लड़ते हैं, खुदा ना खास्ता या कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु का न्यूक्लियर का यूज करना पड़ जाए, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो हमने जापान, हिरोशिमा और नागासाकी पे देखा था। और उस वक्त जो न्यूक्लियर या परमाणु बम बने थे वो बहुत ही छोटे किस्म के थे, उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया था उससे 1000 गुना आज की डेट में जो बम हैं, जो न्यूक्लियर बम हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर इजराइल बना लेता है, ईरान बना लेता है, तो फिर दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि इजराइल जो है ईरान पर हमला करे, क्योंकि फिर धीरे धीरे जो है क्या होगा ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इजराइल को एक तो ये डर सता रहा है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बनाने के बहुत नजदीक है। इजराइल की हम कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में या जो अरब देश है वहां पे उसकी धमक चलती है। 57 मुस्लिम देश है लेकिन फिर भी इजराइल का दबदबा है, कोई भी ईरान का फेवर नहीं कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सऊदी अरब है उधर, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, इराक है, ऐसे बहुत सारे, पैलेस्टीन है, लेकिन फिर भी गाजा को उसने देखा पिछले कुछ समय में बिल्कुल बराबर कर दिया है। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए मुसीबत बन जाएंगी अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हो जाती है। दूसरा वर्ड है न्यूक्लियर इनरिचमेंट। न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात अगर हम करें तो शुरू से ही ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कंट्री बनना चाहता है। उस पर कई सारे बैन भी लगाए गए, अमेरिका के द्वारा कई सारे बैन लगाए गए। और अगर इससे पहले देखें तो बहुत पहले 1900 के आसपास, 1978 के आसपास जो है एक बार ईरान पर और हमला किया गया था। न्यूक्लियर इनरिचमेंट की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता क्या है? न्यूक्लियर दो तरीके की होती हैं, U238 और U235। और कहते हैं कि जो U235 यूरेनियम होती है उसमें 0.7% केवल यूरेनियम होता है। कितना होता है? 0.7%। बिजली बनाने के लिए जो इनरिचमेंट चाहिए वो 3 to 5% केवल इनरिचमेंट चाहिए बिजली बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको बम बनाना है तो 90% यूरेनियम चाहिए। अंदाजा लगाइए कि बिजली बनाने के लिए केवल अगर आपके पास 2-3% है तो उसमें बन जाता है, ठीक है, 2-3% वाला यूरेनियम जो है वो काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिजली बनानी है तो 90%। ये कहा जाता है कि ईरान जो है लगभग 80% यूरेनियम इनरिचमेंट में कामयाब हो गया है। मतलब उसने यूरेनियम को इतना शुद्ध कर लिया है कि वो 80% कामयाब हो गया, 10% बचा है जो कि वो जल्द ही कामयाब हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हुई कि ईरान की बात, कितना सब कुछ वो कर लेगा। इसके उलट आपने हमेशा दुनिया में ये सुना कि इजराइल पर हमला करना आसान नहीं। अगर आप इजराइल पे हमला करेंगे तो उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल है कि आपकी मिसाइल को आसमान में ही खत्म कर देगा। ये कितना सही है कितना नहीं, अभी जब ईरान ने हमले किए तो देखा होगा कि उसका जो एक शहर है तेल अवीव, उसने कुछ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया
इवन बहुत सारी जगहों को, इजराइल की बहुत सारी जगहों को नुकसान पहुंचा। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया या क्या हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, जंग का आज 5वां दिन है और हमने पहले भी बताया कि जंग कोई भी देश लड़े बहुत खर्चीली है, जंग से ज्यादा खर्चीला कुछ नहीं है। कहते हैं अगर युद्ध हो जाए दो देशों के बीच में तो लगभग 50 साल पीछे वो पहुंच जाते हैं। आज अगर हम देखें तो जंग का 5वां दिन है। मैंने पहले ही बताया कि खबर यह है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तबाह नहीं हुए हैं, और तबाह क्यों नहीं हुए उसका कारण भी हमने आपको बताया। दो तीन चीजें यहां पे समझ लेनी जरूरी है कि अगर अमेरिका खुलकर सपोर्ट में आएगा, या अमेरिका ने अभी कहा कि जो ईरान की राजधानी है उसको खाली कर दिया जाए, तेहरान को खाली कर दिया जाए, और तेहरान में जो लोग रह रहे हैं वो खाली कर दें उसको। तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। ईरान की पूरी आबादी जो है 9 करोड़ है, खत्म करना आसान नहीं है। क्योंकि अगर गाजा में देखें तो गाजा में कहा गया कि 20 लाख आबादी है, उसको नहीं खत्म कर पाए। भूखे हैं लोग फिर भी लड़ रहे हैं, भूख से तबाह हैं, तो खत्म कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन अगर अमेरिका कूदेगा तो इसमें क्या होगा, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। इवन यहां तक ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने कई बार कहा कि हम अपने न्यूक्लियर बम देंगे उसको, इजराइल को न्यूक्लियर मिसाइल देंगे। ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर हम ईरान और इजराइल की सेनाओं के बीच में देखें तो ईरान के पास अगर टोटल सेना देखें तो 8 लाख है, इजराइल के पास 1.7 1,70,000 के आसपास सेना है। इसमें इसके बाद भी जो है ईरान मुश्किल में है। तो दो चीजें मान लो कि ईरान और इजराइल के बीच में जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर की है, और सबसे अगर मिनिमम दूरी का जो बॉर्डर है वो भी 1000 किलोमीटर का है। तो इवन ये तो समझ सकते हो कि सेना की आर्मी की तो लड़ाई है नहीं, एयरफोर्स की है, बाकी मिसाइलों की लड़ाई है। तो यहाँ पे एयरफोर्स की लड़ाई है, मिसाइल की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। समझना ये कि ये लड़ाई जो है टेक्नोलॉजी की है। ईरान के पास अगर देखें तो ईरान ने जो है काफी ग्रोथ की है। उसने उनके पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है मार कर सकती हैं, और दूरी जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर तक जो है वो 17,000 किलोमीटर पर घंटे, मतलब 1 घंटे में 17,000 किलोमीटर वो जा सकती हैं। इतनी स्पीड वाली जो है मिसाइलें इनके पास हैं। और इजराइल और ईरान की दूरी कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर। इसके अलावा 3000 से ज्यादा जो है ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अभी हमने बताया आपको कि तेल अवीव में जो है ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी भी थी। अच्छा, अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन जो है उनकी एक लिमिटेड स्पीड होती है। मान लो यहां से ईरान से इजराइल तक अगर उन्हें जाना है तो वो 1 से 1.5 घंटे का समय लेंगे, 1 से 1.5 घंटे का समय लेंगे। तो ड्रोन कहीं ना कहीं उतना सक्सेस नहीं है जितनी सक्सेस मिसाइल है। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो हमने आपको बताया था कि ईरान का जो आयरन डोम, मतलब जो हम कह सकते हैं जो डोम सिस्टम है, आयरन डोम है, या जो हम कह सकते हैं उनका डिफेंस सिस्टम है। तो ईरान के पास इजराइल के पास 3 तरीके के डिफेंस सिस्टम है। एक तो है आयरन डोम। आयरन डोम जो है ये काफी चर्चा में रहता है, सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहता है। आयरन डोम उन मिसाइलों को नष्ट कर सकता है जो 10 किलोमीटर
ऊपर तक हैं, और जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी से छोड़ी गई हैं, उन मिसाइलों को आयरन डोम केवल नष्ट कर सकता है अगर वो 70 किलोमीटर दूर से छोड़ी गई हैं। ईरान जो है लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो आयरन डोम जो है वो काम नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम देखें, दूसरा है डिविट स्लिंग। डिविट स्लिंग जो है, इसकी मिसाइलें 15 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर कोई मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, और अगर वो 300 किलोमीटर की दूरी से छोड़ी गई है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये भी बहुत हद तक काम नहीं करेगा। फिर हम, अब सवाल ये उठता है कि मिसाइल तो नीचे गिरेगी आके तो काम क्यों नहीं कर सकता, तो डिटेक्ट भी करता है ना। अब 2000 किलोमीटर की दूरी से छोड़ी गई, जब तक डिटेक्ट कर पाओगे तब तक वो घुस जाएगी। इसके बाद एक है एरो सिस्टम। एरो सिस्टम जो है ये सबसे सुपर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, धरती पार हो जाएगी, आसमान में पहुंच जाओगे। 100 किलोमीटर ऊंचाई तक और 2400 किलोमीटर दूर से भी छोड़ी गई है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एरो सिस्टम जो है ये तो काम का है, ये तो इजराइल ईरान की सारी मिसाइलें डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हमने क्या बताया, पैसा। पैसा युद्ध में बहुत मैटर करता है और वैसे भी मैटर करता है। जब एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना होता है तो एक मिसाइल ही छोड़ी जाती है। जैसे महाभारत या रामायण में देखा होगा, तीर तीर लड़ते थे, ठीक है। तो यहां भी क्या है, मिसाइल मिसाइल लड़ेगी। एक मिसाइल जो गिर रही है उसको मारने के लिए एक और मिसाइल चाहिए। एक मिसाइल को छोड़ के आप सारी मिसाइलें नहीं नष्ट कर सकते, तो एक मिसाइल को मारने के लिए एक मिसाइल आपके एयर डिफेंस सिस्टम से निकलेगी। अब हम आपको कुछ चीजें बता दें कि अगर हम आयरन डोम की बात करें तो इसकी एक मिसाइल का खर्चा 50,000 यूएस डॉलर है। मतलब अगर एक मिसाइल आयरन डोम से निकलती है डिफेंस के लिए, किसी दूसरे देश की मिसाइल जो छोड़ी है उसको मारने के लिए, तो उसकी एक मिसाइल की कीमत 50,000 डॉलर है। अगर हम डिविट स्लिंग की बात करें तो 10 लाख यूएस डॉलर की इसकी एक मिसाइल है। अगर हम एरो सिस्टम की बात करें तो 20 लाख डॉलर की इसकी एक मिसाइल है। अंदाजा लगा लो कि एक मिसाइल की इतनी कीमत है। 2024 में जो है, जब ईरान ने हमला किया था तो एक दिन का खर्चा जो था वो 200 मिलियन डॉलर था। मतलब 200 लाख रुपए, 200 मिलियन, 2000 लाख रुपए, सॉरी, 200 मिलियन डॉलर था खर्चा एक दिन का। तो युद्ध इतना आसान नहीं है। अब हमने जो वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कहते हैं कि हम जानते हैं कि आयतुल्ला रोहितुल्ला खामनेई जो हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें मारना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू कहते हैं कि हम उनको मारकर ही चैन लेंगे, और जब उन्हें मार देंगे उसके बाद ही जंग रुक जाएगी। अब सवाल उठता है, ये सब हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं कारण ये होगा कि केवल और केवल क्या, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी लड़ाई है। तो हम आपको बता देंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर भी बताएंगे कि ये जो लड़ाई है ये इतनी ही नहीं है, इसका पुराना इतिहास भी अगर देखोगे तो इजराइल और ईरान की बड़ी पक्की दोस्ती हुआ करती थी। इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे। 1979 से पहले अगर देखें तो ईरान में राजा पहलवी राजवंश था, उनका शासन था, जब तक इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद जो है राजा के जो वंशज थे वो दूसरी जगह दूसरे देशों में चले गए।
लेकिन उनकी प्रजा के लोग, उनके वंश के कुछ और लोग, भाई राजा ही नहीं रह गया, राजा के जो चाचा ताऊ के बेटे होंगे या बाकी लोग जो होंगे, वो लोग अभी भी वहीं पे रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुरानी चीजें जो होती हैं वो खलती रहती हैं। उनको लग रहा होगा कि या हमारे पूर्वजों को आपने खत्म कर दिया था या भगा दिया था, हम भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो ये जो इस्लामिक क्रांति थी, इसकी शुरुआत आयतुल्लाह रुहल्ला खुमैनी ने की थी। आयतुल्लाह रुहल्ला खुमैनी जो थे, इन्होंने इस्लामिक क्रांति जो है यहाँ पे लाए थे। और इसकी अगुवाई जो है ये पहले ईरान के बाहर रहकर करते थे। उसके बाद जो है जब ये मूवमेंट चला, और इसके बाद जो है इन्हीं को क्या बना दिया गया, इस्लामिक हेड ईरान। उसके बाद ये हुआ कि ईरान में जो होगा एक इस्लामिक हेड बनाया जाएगा, एक हेड बनाया जाएगा, मुस्लिम हेड बनाया जाएगा। उसके नीचे ही सारे लोग रहेंगे, राष्ट्रपति भी उसके नीचे रहेगा, बाकी लोग भी उसके नीचे रहेंगे, इवन सेनाएं भी उसके नीचे रहेंगी। 1989 में इनकी डेथ हो जाती है, और अपनी डेथ से पहले इन्होंने कहा था कि हमारी मौत के बाद जो है आयतुल्लाह खामनेई जो हैं वो यहाँ के जो हैं सुप्रीम लीडर होंगे, ठीक है, या चीफ लीडर होंगे हम कह सकते हैं। आयतुल्लाह खामनेई जो हैं, आयतुल्लाह रुहल्ला खुमैनी के टाइम पे वहां के प्रेसिडेंट थे। तब ये सुप्रीम लीडर नहीं थे, सुप्रीम ये प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद इनको बनाया गया। 36 सालों से ये बने हुए हैं, और इनकी एज जो है 86-87 के आसपास हो चुकी है। सवाल ये है कि बाकी चीजें तो हो गई, लेकिन अभी तक आयतुल्लाह रुहल्ला आयतुल्लाह खामनेई को इजराइल नहीं छू पाया। उसके पीछे हमने आपको बताया कारण, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, दूसरी तरफ अगर आयतुल्लाह खुमैनी को कुछ होता है तो शायद पूरी दुनिया में कुछ हलचल हो जाए, एक धर्म युद्ध छिड़ जाए, या कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो दुनिया के लिए खतरा हो जाए। ये भी कहा जाता है कि जो पहलवी राजवंश है उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो ईरान में रहते हैं। और हमने बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें ये दर्द है कि हमारे पूर्वजों को निकालकर यहाँ पे जो है ये वंश, ये इस्लामी राज्य बनाया गया। तो वो लोग जो हैं वो इजराइल की जो एजेंसी मोसाद है उसके लिए इनडायरेक्टली काम करते हैं। और अगर इस देश में तख्ता पलट हो जाता है तो इजराइल की जीत मानी जाएगी, और इसी जीत के साथ जो है जो सरकार आएगी वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के मन की होगी, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मेन मोटिव क्या है यहाँ पे कि सत्ता परिवर्तित हो जाए। जो इस वक्त राजा है या जो इस वक्त राजवंश है, जो इस वक्त सरकार है, वो पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो अमेरिका के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, वो इजराइल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। इनको जो सरकार चाहिए वो ऐसी चाहिए जो इन दोनों के मुताबिक काम करे। तो सारी की सारी लड़ाई जो है वो इसी बात की है।